नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंडियन इकोनॉमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमी की डे वाइज सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की। अब देखिए, जो सीरीज के क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से हैं। और इस सीरीज से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे भी, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, आरओ बीईओ तीनों के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ में आप सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए तो आपके कंसेप्ट जो है ना इकोनॉमी के, वो भी क्लियर होते जाएंगे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जो है डरता है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 80 कर लिया था, 81 से स्टार्ट करना है। और अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, पुरानी वीडियोस भी देखे, सब इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोला जा रहा है, इन विच 5 ईयर प्लान द गैडगिल फॉर्मूला वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एलोकेशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट प्लान इन इंडिया। ठीक है, सेंट्रल असिस्टेंस का मतलब होता है जो केंद्र सरकार सहायता करती है, हेल्प करती है किसकी, राज्यों को पैसे से। ठीक है, मतलब कहीं मान लो किसी स्टेट में आपका हिली एरियाज ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना थोड़ा मुश्किल है। तो केंद्र सरकार जो है बाकी राज्यों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा वहां पे सहायता करेगी। ठीक है, कहीं पर आप समझो कि इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है तो उनको भी असिस्टेंस दी जाती है। भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन के निर्धारण के लिए गाडगिल फॉर्मूला किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है गैडगिल फॉर्मूला था और यही असिस्टेंस करने के लिए कौन सा 5 ईयर प्लान था। तो ये जो 5 ईयर प्लान है ना, ये आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, याद कर लो इसे, मैं बता रहा हूँ क्या क्या है इसमें। चतुर्थ पांच वर्षीय योजना। ठीक, अब जो आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान चला था, ये चला आपका 1969 से लेके 74। ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक, इस समय पे आपकी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, प्राइम मिनिस्टर थी आपकी इंदिरा गांधी। अब देखो इस प्लान में ना काफी चीजें हम लोग को देखने को मिली। पहली चीज तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी हमको देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद में हम अगर बात करें तो इसी समय, इसी 5 ईयर प्लान में 14 बैंक ऐसे थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। अब नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है, ये 14 बैंक ऐसे थे, काफी बड़े बैंक थे जो प्राइवेट थे। नेशनलाइजेशन मतलब होता है कि जब सरकार जितने भी प्राइवेट बैंक है उनको सरकारी बना दे। ठीक है, पूरा शेयर जो है सरकार खरीद ले। और इसी समय में आपको पता होगा 1971 में इसी प्लान में ही हमें इंडिया पाकिस्तान की वॉर देखने को मिली थी, जिस वजह से आपका बांग्लादेश जो है ना आजाद हुआ था। देखो जब हम लोग को आजादी मिली तो जो पाकिस्तान है ना, इसको बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। ठीक है, और 1971 में हमने पाकिस्तान से लड़के बांग्लादेश को आजाद कराया था, फिर 1971 के बाद इस देश का नाम बांग्लादेश पड़ा। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में ये सब चीजें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, विच 5 ईयर प्लान इज कॉल्ड गैडगिल प्लान। किस पंचवर्षीय योजना को गैडगिल योजना कहा जाता है। देखो ये गैडगिल प्लान, गैडगिल योजना बोला जाता है आपके थर्ड 5 ईयर प्लान को। ठीक, कौन सा, थर्ड पंचवर्षीय योजना। अब आप कहोगे अभी गैडगिल वाला फोर्थ में भी था फिर थर्ड में आ गया। देखो गैडगिल फॉर्मूला का जो इस्तेमाल करा गया है सहायता कैलकुलेट करने में, वो करा गया आपके फोर्थ 5 ईयर प्लान में। याद कर लो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और किस प्लान को गैडगिल प्लान, गैडगिल योजना बोला जाता है, वो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान चला आपका 1961 से लेके 66 तक। ठीक, एक चीज समझो, जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान है ना, ये चला है 1961 से लेके 66 तक। और फिर जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो चला आपका 1969 से लेके 74 तक। बीच में आपको 3 साल जो है ना वो खाली दिख रहे हैं। ठीक है, 66 से 67, फिर 67 से 68। तो ये जो 3 साल खाली दिख रहे हैं, इन 3 सालों को बोला जाता है प्लान हॉलीडे, मतलब इसमें कोई भी प्लानिंग नहीं करी गई थी। अब जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था ना, ये काफी फेल हो गया था। फेल इसलिए हो गया था क्योंकि इस समय पे एक तो आपकी महंगाई बढ़ गई थी, अकाल आ गया था, ड्रॉट था, बारिश नहीं हुई थी, तो फसल नहीं होगी, इस वजह से महंगाई आ गई। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, इस देश का असली फाइनेंस मिनिस्टर आपके मॉनसून को ही बोला जाता है। अगर मॉनसून अच्छा आता है तो आपकी फसल बढ़िया से उगती, मार्केट में फसल जाती है, तो सारी जो अर्थव्यवस्था ना सही चलती। जिस टाइम पे मॉनसून सही नहीं आएगा तो फिर महंगाई भी बढ़ने लगती है। और इसी समय पे, इसी थर्ड 5 ईयर प्लान में हम लोग को इंडिया चाइना की वॉर भी देखने को मिली थी। कब, 1962 में। फिर इंडिया पाकिस्तान की भी वॉर हो गई थी 1965 में, आप लोग को ध्यान होगा। ठीक है, तो काफी युद्ध हुए थे, महंगाई आ गई थी, इसीलिए इस प्लान की जो ग्रोथ है ना काफी कम हुई थी। फिर सरकार ने सोचा जो 3 साल थे ना इसमें प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फंड्स भी इतने सारे नहीं थे। ठीक है, रिसोर्सेज, संसाधन भी नहीं थे, इसीलिए फिर 1969 से हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें बोला जा रहा है 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डैश भी कहा जाता था, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। कौन सी कमेटी, उसके बारे में बात हो रही है।
In 1955, the Village and Small Industry Committee, also known as DASH, looked into the possibility of using small scale industries to promote rural development. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब होता है जो छोटे लेवल पे इंडस्ट्री लगाई जाती है, इससे हम गांव में ना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो कमिटी का नाम था आपके कार्वे कमिटी, ठीक है, कार्वे समिति, ये चीज ध्यान रखिए। कब है आपका? आपका 1955 में। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें बोला जा रहा है जो आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये कंसेप्ट होता है इकोनॉमी में। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स नॉट इन्वॉल्व इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ नॉर्मल इकोनॉमी। निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? ठीक है, तो देखो गुड्स एंड सर्विस पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी है, तो शामिल नहीं है वो है आपका डेप्रीसिएशन। ठीक है, जो डी डेप्रीसिएशन है ना, वो शामिल नहीं है। अब डेप्रीसिएशन होता क्या है आपका, ये समझ लो। मान लो आप कोई मोबाइल फोन जो है आपने खरीदा, कितने खरीदा? 10,000 रुपए का खरीद के लाए। जैसे ही शोरूम से बाहर निकले, आपने मान लो सिर्फ आधा 1 घंटा हुआ, 1 घंटा यूज करा, आपका फोन यूज करने का मन नहीं है। अब इसको बेचने को जाओगे तो क्या 10,000 का बिक जाएगा? 1 घंटे में ही ना इसकी 10,000 से कीमत हो गई होगी 7,000 रुपए, 3,000 घट गएगा। वापस उसी दुकानदार को बेचोगे ना, कहेगा 7,000 रुपए में लेंगे। तो ये जो घट रही है वैल्यू, इसको बोला जाता है डेप्रीसिएशन। ऐसी गाड़ी लेके आओ, 4 पहिए 2 पहिए लेके आओ, उसकी भी वैल्यू घट जाती है। तो समय के साथ ना वैल्यू घटती रहती है। कोई ऐसी मशीन लेके आए जिसको आपने यूज भी नहीं करा, लेकिन उसको भी पड़े पड़े ना उसकी भी वैल्यू घट जाएगी, इसे डेप्रीसिएशन बोला जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? द नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रीसिएशन फ्रॉम। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डैश से डेप्रीसिएशन घटाकर की जा सकती है। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो ये है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मतलब क्या है, इसका एक फॉर्मूला समझ लो। एनएनपी अगर निकालना है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या माइनस करो? डेप्रीसिएशन। अब ये आपका, आप कहोगे कि हमने जीडीपी तो सुन रखा है, कि जीएनपी क्या होता है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जीडीपी, देखो जीडीपी भी दे रखा ऑप्शन में, जीएनपी भी, लेकिन हमने जीएनपी करा है। जीडीपी जीएनपी में अंतर क्या होता है, एक चीज ये समझो, इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हमारे देश में जो भी चीज बन रही है, चाहे कोई वस्तु हो, सेवा हो, गुड हो, सर्विसेज हो, उनकी फाइनल वैल्यू को प्लस करेंगे तो जीडीपी आएगी। ठीक है, अब यहाँ हमारे देश में आप समझो, यहाँ देश के नागरिक भी कुछ उत्पाद कर रहे हैं, जैसे रिलायंस मुकेश अंबानी भी कर रहे हैं। और अगर हम बात करें बाहर की, यूएसए की कोई कंपनी आके, वो भी तो यहाँ पे आपका समझो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो अगर बाहर की कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करी ना, उसको भी जीडीपी में कैलकुलेट करा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें जीएनपी की, जीएनपी में ये देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में जो सिर्फ भारतीय नागरिक है वो कितना उत्पाद कर रहे हैं, वो कितनी सेवा जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इसमें बाहर के लोगों को नहीं जोड़ा जाता। भारत में भी कौन से लोग होंगे? जो भारतीय नागरिक हो, पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा। जबकि जीडीपी में सिर्फ देश के बॉर्डर में देखा जाता है, ये अंतर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया में स्थित सोवियत के बाद के राज्यों का एक आर्थिक संघ है? आपको पता है सोवियत यूनियन 1991 में टूट गया था। उसके बाद में 5 देशों का ना एक यूनियन बना है, 5 देशों का एक यूनियन बना है, और उस यूनियन को बोला जाता है एक आर्थिक संघ है। ठीक है, जिसमें वो बोलते हैं कि हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे एक दूसरे देशों पे। का नाम है आपका यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, यूरेशियन आर्थिक संघ। ठीक, इसमें टोटल 5 देश है, कौन कौन से ये ध्यान कर लो। ये आपका यूरेशियन इकोनॉमिक, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, बेलारूस है और आर्मेनिया है। ठीक है, ऐसे देख लो तो ये आपको दिखेगा, रशिया हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर ये आपका बेलारूस यूरोप में आ गया। ठीक है, फिर आपको इधर आर्मेनिया भी दिखेगा। तो 5 टोटल जो है देश हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी सेटअप बाय। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एक गैर लाभकारी कंपनी जिसकी स्थापना डैश के द्वारा की गई है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया आपका जो कॉर्पोरेशन है, इसकी स्थापना हुई है टी से, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी स्थापना करी है। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट नहीं कमाना है। इसका मेन काम है जो डिजिटल इंडिया है ना, उसको सही से आगे बढ़ाना। डिजिटल इंडिया क्या होता है? इसका मतलब ये है, सरकार ने डिजिटल इंडिया जब लाई थी, में करना ये था कि जितनी भी सरकार की सेवाएं, जैसे टिकट बुक करनी है रेलवे की, कहीं बस की करनी है, कहीं आपको देखना है कि राशन कैसा सही आ रहा है नहीं आ रहा, तो सब ऑनलाइन देख सकते हो, सब इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, ये था। अगला क्वेश्चन है, संकल्प से सिद्धि योजना वॉज लॉन्च्ड बाय। संकल्प से सिद्धि योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये आपका जनजातियों के लिए था, शुरू करी गई थी डी से, ट्राइफेड, इसको ट्राइफेड बोला जाता है। ठीक है,
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो डी ने स्टार्ट की थी, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी कब अडॉप्ट करी? यूरोपियन संघ ने डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी को कब अपनाया? ये अपनाया है आपके मई 2015 में, ठीक है, मई 2015 में। अब यूरोपियन यूनियन के ना 27 देशों का एक यूनियन है, पॉलिटिकल राजनीतिक संघ भी है और आर्थिक संघ भी है, ठीक है। यूरोप के आपके 27 देश हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे। यूके तो बाहर निकल चुका है, ठीक है, ये सब देशों को मिला के 28 है, लेकिन यूके एग्जिट कर चुका है यूरोपियन यूनियन से, तो 27 देश हैं तो पूरा पहले हम लोग बात कर चुके हैं। अब बोले थे जो रैंप प्रोग्राम है वो किसके रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपके एमएसएमई के, ठीक है। रैंप प्रोग्राम जो एमएसएमई के लिए लाया गया ताकि एमएसएमई जो इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे उनको रोजगार, उसमें क्या कहते हैं, उनको लोन सही से मिले, उनकी जो समस्याएं हैं वो सही से सुलझे। क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, अच्छा पहले एमएसएमई होता है क्या ये समझ लो। ये देखिए आप ये समझो, एमएसएमई वेबसाइट है जो मंत्रालय है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम, आपका मध्यम उद्यम मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसकी मिनिस्ट्री में ये उसी की वेबसाइट है। अब इसमें देखो आपको लिखा हुआ दिख रहा हो क्लासिफिकेशन क्या है। माइक्रो में ऐसे आपकी कंपनियां आएंगी जिनका 1 करोड़ के ऊपर जो है ज्यादा टर्नओवर नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद स्मॉल में भी आपको देख रहे होंगे, मीडियम में भी देख रहे होंगे, ठीक है, मीडियम में और बहुत ज्यादा है, नॉट मोर देन ₹50 करोड़ एनुअल टर्नओवर, तो ये बात करी जा रही है, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी इसमें बताई गई है और टर्नओवर भी। और ये जो इंडस्ट्री है ना, जो आपकी एमएसएमई है, जो आपकी एमएसएमई है ना, ये देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बहुत ज्यादा जनरेट करती है, बहुत ज्यादा। और इस देश का एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट होता है ना, वो भी एमएसएमई से जरूरी होता है। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो एमएसएमई को तो आगे बढ़ावा देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये रैम प्रोग्राम एमएसएमई से। तो यही थी आपकी वीडियो, यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड में मैं एक चीज और बता दूं, यूपी पीसीएस 2024 के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, प्री प्लस मेंस का। एक ही जगह पे सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ का भी हमारा ग्रुप चल रहा है, डेट आ चुकी है, और बीईओ का भी चल रहा है, इसका एग्जाम भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करिए। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।